आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर से हम कर्वेचर को ही डिस्कस कर रहे हैं। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे कर्वेचर में और कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। कर्वेचर का मेन रिलेशन क्या है? किसी कर्व की स्टडी है ये। कर्वेचर से मेरा मतलब केवल कर्वेचर ही नहीं है। जैसे टेंजेंट होता है, ऐसे एक नॉर्मल होता है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल हमने पढ़ा। ऐसे और चीज़ भी होती हैं, जैसे कर्वेचर होता है, वो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। इसके साथ और चीज़ भी होती हैं। रो होता है जो हम पढ़ ही रहे हैं, कप्पा होता है, और इनके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी चलती हैं जिन्हें हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। कोई कर्व उठा हुआ कितना है, कर्वेचर का मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ कितना है। और एक चीज़ और होती है कि कोई कर्व उठा हुआ कितना है। तो ऐसी अलग अलग कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम धीरे धीरे अगले आने वाले डिफरेंशियल ज्योमेट्री के किसी लेक्चर्स में देखेंगे, या पूरा कोर्स करेंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी केवल एक दो चीज़ें, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस। बाद में हम कई चीज़ें पढ़ेंगे इस पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि मान के चलो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना। कोई कर्व है आपके पास, मान के चलो ये कर्व है, केवल समझने के लिए। तो इसके किसी पॉइंट पे आपने कर्वेचर निकाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट भी आपको पता है। ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ये हमको पहले से ही पता है। टेंजेंट पता है, और क्या पता है? मान के चलो आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रो है। तो इस रो डिस्टेंस का एक सर्कल बना दीजिए आप। ये मोटा मोटा बनाया है मैंने, लेकिन आप देख लीजिए तो कुछ कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक रो डिस्टेंस का पता कैसे चलेगा? ठीक बना है, इस सर्कल का टेंजेंट भी यही होना चाहिए। जो ये लाइन है टेंजेंट, वही टेंजेंट रहनी चाहिए, और यही टेंजेंट इस कर्व की भी है। मतलब पॉइंट पी पे मेरा सर्कल थोड़ा टेंजेंट के अलोंग नहीं है, लेकिन उसका कारण यह है कि मैं इसे एग्जैक्टली फिट नहीं कर पा रहा हूँ। अब लगभग हो चुका है ये शायद से, नहीं तो उसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इतना। अब ठीक है। जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, और ये इसका सेंटर यहाँ पे है। पॉइंट पी पे टेंजेंट हमको पता ही है। इस सर्कल का टेंजेंट भी पॉइंट पी पे यही होगा, क्योंकि सर्कल भी पॉइंट पी से पास होता है। और इसकी रेडियस ठीक वही होगी जो हम बोल ही रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा सर्कल अगर आप बना दें तो इसका एक सेंटर हो ही गया ना। इसी को आप बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे हम निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यूजुअली इस कर्व को नहीं बनाएंगे। इससे आगे जहाँ भी हम सर्कल की बात करेंगे तो वह बाय डिफॉल्ट होगा कि कोई कर्व है जिसका कर्वेचर हमें पता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमने एक पूरा सर्कल किस हिसाब से बनाया कि उसका पी पॉइंट पे टेंजेंट यही होना चाहिए, और बाकी रेडियस आपके पास है ही, तो बना दीजिए एक सर्कल। तो ये टेंजेंट है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा हमेशा, तभी तो सर्कल बनेगा। तो अब आप क्या करेंगे? इस सेंटर सी के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा आसान है, सेम टू सेम जो ज्योमेट्री में आप करते हैं ना, वही कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कर्व बनाने से बचूंगा। उसका सीधा सा कारण ये है, बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए आप मान के ही चलिए सब चीज़। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पी एक्स वाई। इस पी एक्स वाई पे एक टेंजेंट होगी ऐसे। इसको थोड़ा इधर घुमा लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर, जिससे टेंजेंट के और नज़दीक चला जाए। इसको थोड़ा इधर, ये इसकी बिल्कुल टेंजेंट बन गई पॉइंट पी पे। पॉइंट पी पे आपने क्या किया? वही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो आप इस डायरेक्शन में गए, तो यहाँ पे कहीं पे आपको रो मिल गया, तो यहाँ सेंटर मिल गया सी। इस पॉइंट को आप सी कह सकते हैं यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर ज़्यादा सर्कल वगैरह सब कुछ हम बना नहीं रहे हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारा बनाएंगे तो फिगर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कौन क्या है। तो इस सी से आप एक नॉर्मल नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे एक्स एक्सिस जरूर होगी। और एक एक्स एक्सिस भी बना लीजिए। चलो यहीं पे बना लेते हैं एक एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है हमारी, और इधर कहीं वाई एक्सिस होगी।
इधर कहीं होगी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गई, ये इधर वाई एक्सिस हो गई। जो ये एंगल होता है ये कितना होता है हमेशा साई, क्योंकि ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है। इस लाइन की इससे नीचे जरूरत नहीं है, लेकिन खींच रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल कितना हो गया साई। आप पी से यहां भी एक नॉर्मल डाल दीजिए और इसको एक नाम दे दीजिए एन। अगर ये एंगल साई है, ये वाला एंगल, ठीक ये वाला एंगल अगर साई है, इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये वाला एंगल भी साई होगा। इन दोनों को मिला लीजिए। कैसे साई होगा प्रूफ कर सकते हैं हम। कैसे? ये साई है तो ये भी तो साई होगा फिर, और अगर ये साई है, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस साई होगा, 90 माइनस साई। अब ये देखो पूरा ट्राइंगल देखो, अगर ये पी है, ये सी है, और मान के चलो ये आर है, तो जो ये लाइन सी पी है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही लाइन पी आर के साथ। इसलिए अगर ये 90 माइनस साई है तो ये फिर साई हो जाएगा, तो इसलिए वो एंगल कितना हो जाएगा साई हो जाएगा। अब आप इसको निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। मान के चलिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनके भी आप नाम देना स्टार्ट कर सकते हैं। जो पी से आपने नॉर्मल डाला, जो ठीक ये पॉइंट है पी है, यहाँ से भी एक नॉर्मल डालिए, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप एल बोल दीजिए, इसको आप एम बोल दीजिए, और ऐसे ही जो ये है इसको कोई और पॉइंट नाम दे दीजिए, टी नाम दे दीजिए, क्योंकि एन नाम हम पहले ऊपर दे चुके हैं। आपको कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब आपको निकालना क्या है? ओ टी निकालना है। ओ टी निकालना है मतलब ओ एल माइनस टी एल, यही तो निकालना है। ओ टी का मतलब कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो मैंने ओ से एल तक की डिस्टेंस एक बार ली, फिर ये एक बार ले ली। ओ एल हमें पता है, ओ एल है पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस टी एल भी हम निकाल सकते हैं। टी एल उतना ही होगा जितना पी एन होगा। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये पी एल ये वाला इतना ही होगा जितना ये होगा। ये भी नॉर्मल डाला हुआ है नीचे को, ये भी 90 डिग्री है। तो ये साइड जो है एक कलर की, जो ये दो साइड हैं ये दोनों इक्वल होंगी, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि एंगल साई है, ये डिस्टेंस रो है, तो साइन साई लेंगे, तो साइन साई ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा रो साइन साई। साइन साई कितना हो जाएगा? पी एन डिवाइडेड बाय रो। तो रो साइन साई कितना हो जाएगा? पी एन, वही हमको निकालना था। तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम कैपिटल एक्स कहें तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? स्मॉल एक्स माइनस रो साइन साई। वाई कितना होगा? कैपिटल वाई का मतलब है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पॉइंट सी है उससे टी की डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। वो डिस्टेंस दो डिस्टेंस के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। पहला तो है टी से एन की डिस्टेंस ले लें, ये टी एन डिस्टेंस, उसके बाद एन से सी की डिस्टेंस ले लें। जो टी एन है वो तो वाई है, क्योंकि वो पॉइंट पी का क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है। और आगे जो सी एन है, क्योंकि वो एक एंगल साई आपको दिया हुआ है, रो साइन साई आ चुका है, वो आ जाएगा रो कॉस साई। इसलिए याद रखना, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? एक्स माइनस रो साइन साई, वाई प्लस रो कॉस साई। इसमें एक्स और वाई क्या है? कोई जनरल पॉइंट है, वो पॉइंट है जिस पर आपने क्या निकाला है? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है, कर्वेचर निकाला है। आपको पता ही होगा कर्वेचर हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, पूरे कर्व का एक जैसा नहीं भी हो सकता है। कर्वेचर पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है और पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इसलिए हमने वो पॉइंट, जनरल पॉइंट है वो एक्स ले रखा था, जिस पर हमने कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर या ऐसी ये निकाली थी। तो पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो सेंटर होगा वो एक्स वाई होगा। और ध्यान रखना ये एक्स वाई भी वेरी करता रहेगा, क्योंकि खुद रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी करती है या कर्वेचर वेरी करता है। पॉइंट बदल गया, सेंटर बदल गया, फिर पॉइंट बदल गया, सेंटर बदल गया। तो ये सारा सर्कल एक पॉइंट के लिए है, जो सेंटर ऑफ ये है ये केवल इस पॉइंट के लिए है। हो सकता है कब भी आप आगे बढ़े तो सेंटर भी अगले पॉइंट के लिए यहाँ आ जाए, पॉसिबल है। आगे बढ़िए।
आगे है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होती है? कॉर्ड आपने पढ़ा ही होगा। तो जिस भी पॉइंट की हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे कर्वेचर निकाल रहे हैं, वहां पे जैसे मैंने इस फिगर में बनाया हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। तो पी से जाने वाले कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, पी एन फॉर एग्जाम्पल, उसे कहते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। मतलब जिस पॉइंट पी पे आप कर्वेचर निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसने आपने निकाली है, या यूं कह दीजिए कोई भी एक पॉइंट कर्व पे जिस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है, उस पर आपने एक सर्कल बना दिया। तो उस सर्कल की कोई भी कॉर्ड जो पॉइंट पी से जाती हो, उसी को क्या कहते हैं हम? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। पर हमें यहाँ ये डेफिनेशन नहीं जाननी है, हमें उसके यहाँ पे लंबाई वगैरह निकालनी है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी निकाला जा सकता है सिंपल ज्योमेट्री का यूज करते हुए। तो मान के चलो कोई कर्व है, उसका कोई पॉइंट पी है, और उस किसी पॉइंट पी पे उसका टेंजेंट आपको पता है। इसको थोड़ा टेंजेंट की तरह मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, जिससे बिल्कुल टेंजेंट सा लगे, ये लग रहा है अब टेंजेंट। और बाकी आपको पता ही है, इधर एक्स एक्सिस कहीं होगी। तो मान के चलिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ठीक पी है, जिस पे आपने क्या किया हुआ है, किसी कर्व की कर्वेचर निकाली, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली। तो इसका सेंटर भी कहीं होगा, लगभग यहीं कहीं। तो आप सेंटर को इससे मिला सकते हैं ऐसे। तो डायमीटर 2 रो हो जाएगा। अगर सी सेंटर है, उसको आप कैपिटल सी नाम दे दें, तो रो डिस्टेंस इस साइड, रो डिस्टेंस उस साइड हो जाएगी। और साथ ही में आप कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में हम कुछ कुछ कर्वेचर जो है वो मेन होती हैं, उन्हीं को आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होती क्या है? पी से मिला करके किसी पॉइंट को मिला दो, जैसे ही मिला दिया, या इससे इसको मिला दिया। इसमें कुछ खास है, हम उन्हीं को निकालने की कोशिश करेंगे। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में पहली कर्वेचर जो है वो ये है, वो कॉर्ड जो पोल से पास होती है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल। पोल का मतलब, मान के चलो ये ओरिजिन है या पोल है, जो भी आप बोले। एक कॉर्ड ऐसी भी तो होगी जो सीधे ऐसे आगे बढ़ाने पर, पी से आपने एक ऐसी कॉर्ड खींच ली, जिसको आपने जैसे आगे बढ़ाया तो वो, ये लीजिए, ये छोटा क्यों हो जा रहा है, चलो इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा लेते हैं। पी से मैंने एक कॉर्ड खींची और सीधे आगे ओरिजिन तक बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने पे वो ओरिजिन से जा रही है। अगर ऐसी कोई कॉर्ड है तो उसको पी एन कह दीजिए। तो इस पी एन की लंबाई कितनी होगी? तो ये भी हम अभी निकालने वाले हैं। ये निकाला जा सकता है कैसे? आप इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। इस पॉइंट का भी एक नाम दिया जा सकता है, आर। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल। थ्रू पोल का मतलब है कोई, क्योंकि इसकी कई खींची जा सकती है। एक लाइन में खींच के और दिखा रहा हूँ, जैसे ये भी इसकी कॉर्ड है, लेकिन इसको आप आगे बढ़ाओगे पोल से नहीं जाएगा, इसलिए हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो किस में इंटरेस्टेड है हम? पी एन में। तो पी एन कितना होगा? तो पी एन निकाला जा सकता है कैसे? आपको पता ही होगा ये एंगल कितना होता है, ये होता है फाई। जब वो फाई होता है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? फाई। इसका मतलब ये वाला एंगल फिर से कितना हो जाएगा? फाई। पाई बाय, ये क्योंकि ये एंगल जो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसलिए कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस फाई। और ये फिर से फाई हो जाएगा, वो बाद उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। कैसे हुआ? ये वाला एंगल फाई होता है, तो इससे कौन सा वाला? वर्टिकली अपोजिट, ये वाला एंगल फाई हुआ। पर ये टेंजेंट है, और जो ये सेंटर से लाइन जा रही है टेंजेंट के, हमेशा नॉर्मल होगी, इसलिए पूरा एंगल कितना होगा? 90। तो एक फाई है तो दूसरा पाई बाय 2 माइनस फाई हो जाएगा। तो जो पी एन आएगा ये कितना आ जाएगा? ये ट्राइंगल है जिसका कि ये डिस्टेंस 2 रो है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण की लंबाई कितनी है? 2 रो। और उसका 2 रो का कि ये वाला कंपोनेंट आपको निकालना है। तो नीचे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाय 2 माइनस फाई, या सामने वाले को फाई मान करके साइन फाई लिख लो। तो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल कितना होता है? 2 रो
और साइन फाई। मान के चलो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर ये आपको निकालना है। डिफरेंट केस देख रहे हैं हम। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, पर ऐसा भी तो हो सकता था, इसको अगर हम केस नंबर ए बोल दें, इसको केस नंबर बी बोल दीजिए। जो कर्व की इक्वेशन है उसमें हम पी और आर ले रहे हैं। इक्वेशन किस फॉर्म की है? पी आर रिलेशन, पीडल फॉर्म। अगर इतना हुआ तो कितना होगा? तो हमें पता है, वी नो, हमें पता है क्या है कि P इक्वल टू कितना होता है? हमेशा R साइन फाई होता है। इसलिए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? हेंस कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? 2 रो साइन फाई। साइन फाई मीन्स P डिवाइडेड बाई R। पर रो को भी हमें, क्योंकि पी आर रिलेशन है तो उसमें लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? 2 तो कांस्टेंट है ही। रो की जगह पर हम लिख सकते हैं R डी आर बाई डी पी, और P अपॉन R है ही है। इसके बाद R से R कैंसिल हो ही जाएगा। 2 जो बचा है वो बचा रहेगा, और P है डी आर बाई डी पी। अब देख लीजिए, इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप P इक्वल टू क्या है? एफ आर है, पहले से ही गिवन है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 और P एक साइड लिख लीजिए, और नीचे डी पी बाई डी आर। तो जैसे इस फॉर्म में लिखोगे, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 टाइम्स P क्या है? एफ आर है, और डी पी बाई डी आर कितना हो जाएगा? एफ डैश आर। तो ये भी एक तरीका होता है। इसमें देखिए, कोई भी कर्व है जो आर का फंक्शन है, कैसा भी कर्व, जैसे पीडल फॉर्म है, तो इसमें आप देखिए एफ आर है, कर्व किस फॉर्म का है? एफ आर का। तो आप सीधे क्या लिखिए? एफ आर डिवाइडेड बाई एफ डैश आर, तो उतने से भी आ जाएगा। ऐसे ही आप कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जो ये पिछला निकाला आपने, थ्रोपोल का मतलब क्या है? थ्रोपोल का मतलब वही तो है, ये रेडियस वेक्टर है तो पैरेलल टू रेडियस वेक्टर या अलोंग रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के अलोंग आपने निकाल दिया, कितना आया? 2 रो साइन फाई। तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 रो कॉस फाई। ये आप निकाल के देख सकते हैं। अगला केस, केस नंबर 2 जो भी आप बोले, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, वो अपने आप कितना आ जाएगा? 2 रो कॉस फाई, क्योंकि एक साइन फाई आया तो दूसरा पक्का कॉस फाई आएगा। और हम किस चीज में इंटरेस्टेड है? और हम इंटरेस्टेड में है कि जो कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होगा वो पैरेलल टू एक्सिस क्या होंगी, वो हम निकालना चाह रहे हैं। तीसरा क्या है? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यहां पे लिख लेते हैं, पैरेलल टू एक्सिस। चलिए, मैंने दोनों एक्सिस लिख लिया। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी होगी, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल कितनी होगी, उसे निकालने के लिए फिर से आप वही कंस्ट्रक्शन कीजिए। ये कोई सर्कल मान लीजिए, ये सर्कल हो गया। किसी पॉइंट पी पे ये सर्कल निकाला हुआ है, जहां पे भी पॉइंट पी है, फिर से आप हमेशा की तरह एक टेंजेंट खींच लीजिए, ऐसा। ये पॉइंट पी हो गया, और यहाँ नीचे कहीं पे एक्स एक्सिस होगी, और ये वाई एक्सिस होगी। इसे आप ओरिजिन कह सकते हैं। ये पॉइंट पी हो गया। यहाँ पे अगर आप एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचते हैं सीधे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थोड़ा आगे तक बढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि हेल्प करेगी वो आपको समझने में। तो अगर मैं इस पॉइंट को P बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं N बोलूं, तो Pn क्या हो गई? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। और ऐसे ही आप सीधे ऊपर ले जाइए, एक लाइन सीधे ऊपर, ऐसे।
और इसको कुछ और नाम दे दीजिए। इसका नाम n है, इसका नाम p के बाद q ले लीजिए। तो पी क्यू क्या हो गई? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, एनपी तो है, ये एनपी के पैरेलल लाइन खींच करके इस रेक्टेंगल को पूरा कर दीजिए। आप इस आयत को पूरा कर लीजिए। तो थोड़ा सा ये तिरछा बन गया, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप हमेशा ये मान के चलिए कि इसमें जो करना है वो हमारे लिए मेन है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फिगर हमेशा रहेगा। ये रेक्टेंगल है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल पूरा किया हुआ है। ये 90 डिग्री की लाइन है यहाँ से, क्योंकि पी एन लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और पी क्यू लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए 90 डिग्री का होगा। तो रेक्टेंगल पूरा करने के लिए मुझे 90 डिग्री यहाँ बनाना पड़ा, यहाँ बनाना पड़ा। तो पी क्यू और इसको एम बोल दीजिए, एन बोल दीजिए। साथ ही में जैसे आप इसका एक डायगोनल खींचेंगे वो सेंटर से पास होगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से, उसको आप सी बोल सकते हैं। तो डायगोनल की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पी से एन की लंबाई और पी से क्यू की लंबाई। पी एन जो होगा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, और पी क्यू हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही आर्गुमेंट यूज कीजिए। ये कितना होता है? साई। अब ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? साई। आगे बढ़िए, हमें क्या निकालना है? जो ये अंदर डायगोनल से जो दो ट्राइंगल डिवाइड हो रहे हैं, या पीएम लाइन से दो ट्राइंगल डिवाइड हो रहे हैं, उन ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल अगर हमें पता चल जाए, कोई भी एक एंगल, तो बाकी की सारी साइड्स हम निकाल सकते हैं, साइन और कोस से ही निकाल सकते हैं। तो कैसे? जब ये एंगल साई हो गया तो ये भी तो साई हो गया। फिर अब जो ये दो लाइन है, जो एमपी लाइन है, ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से जा रही है। ठीक है, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया? π/2 माइनस साई। इसलिए चाहे तो आप इस एंगल को ले लें साई, चाहे तो आप इस एंगल को ले लें, साई होगा। और जैसे ही साई निकल गया हमारा काम हो गया। पी एन कितना हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पी एन कितना हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ये एंगल ये एंगल, या आप इस एंगल को भी ले सकते हैं, पर π/2 माइनस साई लेना होगा। ये साई है, पी एन हमें निकालना है। तो साइन साई अगर हम लें तो पी एन डिवाइडेड बाई 2 होगा। इसलिए पी एन कितना हो जाएगा? 2 साइन साई। ऐसे ही दूसरी वाली साइड निकालनी है आपको, तो कॉस वाला रिलेशन लीजिए। कॉस साई कितना हो जाएगा? एम एन डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि एम एन और पी क्यू इक्वल होंगे। रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स है वो, आयत के सम्मुख भुजा है, तो दोनों की लंबाई इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी। पी क्यू निकालो, एम एन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी क्यू को आप निकाल के देख लीजिए, पी क्यू की लंबाई कितनी हो जाएगी। चाहे तो इस ट्राइंगल से निकालें, नहीं तो इसका आपके पास ये साई का रिलेशन तब भी है ही है, साई ये वाला एंगल भी है ही है, तो उसी को साई मान के चल लीजिए, कॉस ले लीजिए। तो कॉस साई हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई 2 इसलिए पी क्यू हो जाएगा 2 कॉस साई। और एक और चीज फाइनली, सर्कल ऑफ कर्वेचर। सर्कल ऑफ कर्वेचर आगे हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे इनको, जब भी कभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर हम लेक्चर्स करेंगे या कोर्स करेंगे, इन चीजों को हम और डिटेल में पढ़ेंगे वहां। आगे क्या है, आपने पढ़ दिया है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं? कैपिटल एक्स और माइनस कैपिटल वाई। तो बस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। तो यही इक्वेशन किसकी होती है? सर्कल ऑफ कर्वेचर की, किसी भी पॉइंट पी पे, क्योंकि रो आपको पता है पहले से ही, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आपने निकाल ही लिया है, तो इसलिए जो सर्कल ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है वो इतना होता है। तो ये एक ऐसा सर्कल है, इसकी रेडियस ठीक उतनी है जितना कि उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर भी ठीक वही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब एक दो एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल देख करके जल्दी से हो सकता है। मान के चलो हमें किसी पैराबोला के सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। सेंटर किसी पॉइंट पे
ऑफ कर्वेचर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट ए गिवन पॉइंट। कोई पॉइंट है एट एक्स वाई लिख लीजिए, कोई भी जनरल पॉइंट है, किसी भी जनरल पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा तो निकाला जा सकता है। सॉल्यूशन रिलेशन हमें पता ही है सारे। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना मिलेगा 2y dy dx इज इक्वल टू 4a। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy dx निकाल सकते हैं यहां से, और इससे आप सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स फिर से 2a अपॉन वाई है तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाई क्यूब। अब हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कैपिटल एक्स कितना होता है किसी पॉइंट पे, कैपिटल एक्स वाई क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले भी यही लिख लेता हूं मैं, कैपिटल एक्स वाई क्या है, कैपिटल एक्स कॉमा वाई ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, ये कितना होता है एक्स माइनस फॉर्मूले के हिसाब से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो होता है 2, ये देख लीजिए एक्स माइनस रो साइन साई। साइन साई कितना होता है, साइन साई होता है डी वाई बाई डी एस। कॉस साई कितना होता है ऐसे ही डी एक्स बाई डी एस। फिर आप ये देख लीजिए डी एस अपॉन डी वाई कितना होता है, या डी वाई अपॉन डी एस उसी से निकाला जा सकता है कितना होता है, तो डी एस अपॉन डी वाई होता है, या डी एस अपॉन डी एक्स कितना होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ अगर आप समझे ना हो, डी एस अपॉन डी वाई कितना हो जाता है या डी एक्स कितना हो जाता है, ये हम कई बार कर चुके हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और अगर डी एस बाई डी वाई निकालना है तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे आंसर लिखने वाला हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, एक्स माइनस 2a अपॉन वाई 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ये कैसे आया, कैसे आया ये, रो की वैल्यू कितनी होती है, रो की स्मॉल रो की वैल्यू, तो स्मॉल रो की वैल्यू आपको पता है 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाती है, और नीचे सेकंड डेरिवेटिव आता है, तो नीचे सेकंड डेरिवेटिव तो है। अगर आप समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो मैं लिख लेता हूँ। प्रूफ आप ही को करना होगा कि जो रो साइन साई होता है उसकी वैल्यू होती है y1 1 प्लस y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2, और इसी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन ये इतना कितना कैसे हो जाता है ये आपको खुद प्रूफ करना होगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व कीजिए इसे, x माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 2 बार है प्लस हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, वाई स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। जो बच रहा है फाइनली क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, फाइनली नीचे कितना बच जाएगा 2a, क्योंकि वो a स्क्वायर है 2 टाइम्स ही कैंसिल होगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फिर से, इसे आप लिख सकते हैं 2ax प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 4x प्लस 4a स्क्वायर और 2a तो है ही, इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 3x प्लस 2a। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसका x कोऑर्डिनेट होता है
इससे निकाला जा सकता है। ऐसे आप वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर यूज किया है, 1 + 4² अपॉन y² अपॉन y2, y2 मीन्स -4² अपॉन y3। आप कोशिश कीजिए कि कैसे आया, रो साइन साई आया था पिछले में, इसमें रो कॉस साई आता है, और रो कॉस साई कितना होता है 1 + y1² डिवाइडेड बाय y2। यहाँ पे वो y1 एक्स्ट्रा नहीं आता है। तो इसे आप सिंपल और खुद एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए। y माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि नीचे माइनस है, y माइनस, और कितना बच जाएगा, एक तो y बच जाएगा, और y² + 4² डिवाइडेड बाय 4² बच जाएगा। ये कैसे किया मैंने, ये होगा y² + 4², यहाँ मैं पेन से दिखा लेता हूँ। ये y² + 4² सबसे ऊपर हो जाएगा, y² y³ कैंसिल हो जाएंगे, एक y बचा रहेगा, ऊपर आ जाएगा, y² + 4² यहाँ से मिल जाएगा, और जो 4² है वो ये है। पर ये 4² जो है, यहाँ पे जो ये 4² आया हुआ है, उसका साइन माइनस बाहर जा चुका है, इसलिए 4² पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे आया हुआ है। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो 4² तो कैंसिल हो जाएगा, तो -y³ अपॉन 4² छोड़ दीजिए, या आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है y को आप y² = कितना होता है, 4ax होता है। यहाँ से आप y की वैल्यू x में लिख सकते हैं, तो y के कोऑर्डिनेट को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, एक स्टेप आगे कर सकते हैं। y² कितना है 4ax, इसलिए y कितना है 4x का स्क्वायर रूट, इसलिए y³ कितना है 4ax⁴ 3/2, 4ax⁴ 3/2। क्योंकि आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो माइनस साइन पहले से ही है, इसलिए माइनस प्लस दोनों आएंगे, और नीचे कितना बचा रहेगा 4a और स्क्वायर, क्योंकि एक ऊपर है। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 4a² पहले से ही आ ही रहा था, वो 4a² यहाँ पे है, 4ax भी आ गया। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई एक स्टेप और कर सकते हैं, पर उस पर ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, अगली एक्सरसाइज कीजिए आप। कर्वेचर किसकी निकाली आप, एस्ट्रॉइड की। पैरामीट्रिक फॉर्म में करेंगे हम, क्योंकि कार्टेशियन में हम कर चुके हैं। यही क्वेश्चन सेम टू सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका निकालना है, एस्ट्रॉइड का। कार्टेशियन में हम कर चुके हैं, नहीं तो इसको x⁴ + y⁴ से भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसे पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हम इतनी बार कर चुके हैं और इतनी बार इक्वेशन आ चुकी है कि लगभग सबको याद हो ही चुकी होगी अब तक। तो मैं सीधे निकाल रहा हूँ y1 कितना होगा, y1 मीन्स dy/dx। तो dy/dx का हमारे पास फॉर्मूला है dy/dθ dx/dθ। dy/dθ हम देखते निकाल सकते हैं, dy/dθ कितना हो जाएगा, -3a sin² cos थीटा। y a sin³ थीटा है, इसलिए माइनस नहीं होगा, 3a sin² होगा और cos थीटा होगा। और dx/dθ कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos है तो 3a cos² और -sin थीटा। जैसे डिवीजन करेंगे आप -tan थीटा। y2 कितना होगा, सेकंड डेरिवेटिव बड़ा आसान है, sec² थीटा dθ/dx। चलिए एक स्टेप मैं लिख लेता हूँ, dθ/dx। इसे आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, sec² थीटा dx/dθ कितना है वो लिख दीजिए। तो dx/dθ अभी अभी आपने निकाला है, माइनस साइन के साथ, -3a cos² sin थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, जो 3a है वो नीचे रह जाएगा, जो cos² है वो ऊपर आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और sin थीटा भी ऊपर आके cosec²। तो आप निकाल के देख सकते हैं y1 y2 इतने ही आएंगे। इसलिए सेंटर ऑफ, अगर आपको कर्वेचर निकालना है तो उसका x कितना को, ये अभी अभी मैंने निकाल के बताया था, ये भी फॉर्मूला होता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। रो साइन साई की जगह आप इतना लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय y2। इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, x कितना होता है a cos³ थीटा प्लस y1 मीन्स tan थीटा, 1 + y1² 1 + tan² थीटा
डिवाइडेड बाय y2 1/3a sec 4 थीटा cosec थीटा। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, बहुत आसान है। ए cos क्यूब थीटा ऐसे रह जाएगा, इज इक्वल टू नहीं प्लस आ जाएगा, इसके बाद 3a सबसे ऊपर चला जाएगा, 3a सबसे ऊपर आ गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप सॉल्व कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, वो सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर लेगा, tan थीटा बचा हुआ है। तो फाइनली कितना बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा वहाँ से बचा रहेगा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, आप पूरे रिलेशन लिखिए, फाइनली आपको इतना बच जाएगा। ये कैसे हुआ, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 2 पावर तो वहाँ से चली गई, लेकिन साथ ही में जो ये tan थीटा ये होता है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो आप इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सेक स्क्वायर जो ये सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 थीटा में सेक स्क्वायर थीटा बचा हुआ है उसको ऊपर भेज दीजिए, तो फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा ना करके कॉस थीटा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा की 2 पावर कटी है, 2 तो बची हुई है ना, वो ऊपर आ गई। तो जैसे सेक टू द पावर 4 थीटा की 2 पावर ऊपर आ गई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की एक कॉस थीटा पावर उसको कैंसिल कर लेगी, तो कॉस थीटा की एक पावर बचेगी। एक साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा, दूसरा कॉसेक थीटा देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये थोड़ा देख लीजिए आप। ऐसे ही आप कैपिटल वाई की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेम टू सेम वही फॉर्मूला, y + 1 + y1² डिवाइडेड बाय y2। ए साइन क्यूब थीटा प्लस 1 + y1² मीन्स 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय y2 मीन्स हमने निकाल के देखा है 1/3 आना है, तो 3 ऊपर हो गया, और सेक टू द पावर 4 थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा प्लस फिर से 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर लेगा, लेकिन इस बार सेक स्क्वायर थीटा बचा रहेगा, तो ऊपर आके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कोसेक थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इसका। ऐसे ही आप पैरामीट्रिक फॉर्म या किसी भी फॉर्म में, जैसे पैरामीट्रिक में मैंने निकाला, पोलर फॉर्म में निकाल सकते हैं, आप कॉर्ड ऑफ कर्वेचर भी निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए जा सकते हैं। मेन चीज़ उसमें लगभग सब जगह एक ही है, वो है डिफरेंशिएशन। अगले लेक्चर में हम इवोल्यूट और इनवोल्यूट्स करेंगे। थैंक यू।